ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के किसी गांव में खेल रहा था। तभी इसने चार पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। इस बच्चे का नाम था सुइचारो हुंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करें खोखर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाजरीन, 1906 में जापान के माउंट फौजी के करीब एक छोटे से गांव में सोइचारो हुंडा की पैदाइश हुई थी। इनके वालिद लोहार के काम के साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। हुंडा के पांच बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा इसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन सोइचारो हुंडा को पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में हुंडा को ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब हुंडा 16 साल का हुआ तो इसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। आर्ट शोकाई नामी इस वर्कशॉप पे वर्कर्स की ज़रूरत थी। हुंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती से इसे वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो वक्त था जब हुंडा अपने घर और स्कूल छोड़कर टोक्यो रवाना हो गया। हुंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब टोक्यो में आर्ट शोकाई पहुंच गया, लेकिन कंपनी के मालिक ने हुंडा से सफाई का काम लेना शुरू कर दिया। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी और वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो वहाँ पर ही काम करता रहा। कुछ वक्त के बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने हुंडा से वर्कशॉप का काम लेना भी शुरू कर दिया। हुंडा को शुरू से इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाता था। होंडा कुछ ही महीनों में हर गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में जान चुका था। अगले कई साल तक होंडा आर्ट शुकाई में जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाता रहा। 1928 में 22 साल की एज में आर्ट शुकाई के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी हुंडा को देकर वहां भेजा गया। हुंडा ने आर्ट शुकाई की इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया था। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फ़ायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अपने 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। हुंडा अब खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर ना था। 1936 में होंडा का रेसिंग के दौरान एक हौलनाक हादसा हो गया। इस हादसे में इसकी जान तो बच गई, लेकिन इसका एक शोल्डर फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर कई ज़्यादा चोटें आ गईं। उसको अपनी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। ना तो वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने आर्ट शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया भी दिया कि वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। आर्ट शुकाई के मालिक ने फ़ौरन ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा था और वो नहीं चाहता था कि नया रिस्क लिया जाए। इसलिए होंडा ने फैसला किया कि वो अकेले ही पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सुइचारो काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब वो दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता था और रात को खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन इसको कोई भी कामयाबी न मिल सकी। 1939 में 3 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिर वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब इसने आर्ट शुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इसके बनाए हुए पिस्टन में कई फॉल्ट मौजूद हैं। इसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो उन्होंने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए और कई साल इसने मार्केट को समझने में लगा दिए। और एक बार फिर होंडा ने पिस्टन बनाने शुरू किए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज की क्वालिटी के ऐन मुताबिक थे। इसको धड़ाधड़ ऑर्डर मिलना शुरू हो गए और होंडा को एक बार फिर से अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर को पूरा करने के लिए इसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया।
हुंडा की ये खुशी चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वार टू में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुइचारो हुंडा की भी थी। अगले 3 साल हुंडा की ज़िंदगी के इंतहाई मुश्किल साल गुजरे और 1944 में एक वाकया हुआ जिसने हुंडा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जब एयर रेड का एक मिसाइल सीधा हुंडा की फैक्ट्री पे आके लगा। फिर 1945 में दो न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सर से कमर ही तोड़ दी। इस वाक़े के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हुंडा अपना सब कुछ गंवा बैठा था। इसने अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 में बेचे और एक बार फिर जॉबलेस होकर बैठ गया। इसी दौरान हुंडा को जापानीज आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। हुंडा ने इस इंजन को अपनी साइकिल में लगाने का फैसला किया। उस वक्त लोग महंगाई की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे और उन्हें हुंडा का ये आइडिया बहुत पसंद आया। चंद यूज्ड इंजन तो हुंडा को मिल गए थे, लेकिन लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि हुंडा ने अपने खुद के इंजन बनाने शुरू कर दिए। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर हुंडा का लोगो देखा गया। अगले 3 सालों में हुंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के असूलों के ऐन मुताबिक थी। ये बाइक सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। जैसा कि हुंडा को रेसिंग का शौक तो था ही, इसलिए इसने रेसिंग बाइक बनाने का काम शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के फीचर को गौर से देखता। चंद सालों में हुंडा की स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने हुंडा का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। हुंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। उस वक्त जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनी अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहाँ मार्केट में अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल था। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिज़ाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में हुंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। आज होंडा का नाम हमें कार, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और दूसरी मशीनों पर देखने को मिलता है।